गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग 11th क्लास के चैप्टर 1 की थीम 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने थीम 2 का मिडल पार्ट तकरीबन पढ़ लिया था और यह है राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में। हम ये देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मेसोपोटामिया की क्या इम्पोर्टेंस थी। मेसोपोटामिया जो कि आज प्रेजेंट इराक वाली जगह पर कभी सिविलाइज्ड था, उस मेसोपोटामिया की हमारे लिए आज क्या इम्पोर्टेंस है। और हमने ये देखा कि मेसोपोटामिया को हम लोग इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि मेसोपोटामिया ही वो जगह है जहाँ पर अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर हमें राइटिंग के बारे में इतना कुछ जानने को मिला। मेसोपोटामिया वो जगह है जहाँ पर सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी। कई बड़े बड़े टाउन्स, कई बड़े बड़े सिटीज़ मेसोपोटामिया के दौरान बने थे। जैसे कि हमारे लिए मोहेंजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसी प्रकार उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए मेसोपोटामिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है। हमें वहाँ पर टैबलेट्स मिले, जिन टैबलेट्स के अंदर राइटिंग मिली है हमें, वहाँ पर हमें उनकी अर्लीस्ट स्क्रिप्ट्स देखने को मिली और इतना एक्सटेंसिव वर्क उस वक्त उस दौरान उस कल्चर में किया गया था जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के हमने द पैलेस ऑफ मारी के बारे में पढ़ा था जो कि वहाँ का एक काफ़ी फ्लोरिश्ड एरिया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पेज नंबर 45 पे जो शुरुआत में लिखा गया है सिटीज़ इन मेसोपोटामियम कल्चर, उसके बारे में देखेंगे। अब हमें यह देखना है कि मेसोपोटामियन कल्चर जो था उस कल्चर में सिटीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस थी। क्या उस ज़माने में उस वक्त के अंदर सिटीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस थी, या फिर सिटी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ थी। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेसोपोटामियंस वैल्यूड सिटी लाइफ इन विच पीपल ऑफ मैनी कम्युनिटीज़ एंड कल्चर्स लिव्ड साइड बाय साइड आफ्टर सिटीज़ destroyed in war they recalled them in poetry। तो हमें इस पैराग्राफ के अंदर ही ये क्लियर हिंट दे दिया गया है कि मेसोपोटामियंस के लिए उनकी जो सिटी लाइफ थी, उनके जो सिटी थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होल्ड करते थे। वो अपनी सिटी लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे। इसकी एक वजह यह है कि वहाँ के सिटीज़ में कई सारी कम्युनिटीज़ रिसाइड करती थी, कई सारी कम्युनिटीज़ साथ में रहती थी। जैसा कि यहाँ कहा गया है कई कम्युनिटीज़ और कई कल्चर्स साइड बाय साइड रहा करते थे। इसके लिए वहाँ की सिटी लाइफ उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नीचे वाले पैराग्राफ में इसने हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, इसने हमें एक एविडेंस, एक प्रूफ दिया है इस बात का, और वो प्रूफ हमें मिलता है गिलगमेश एपिक से। गिलगमेश एपिक, देखिए हमने पिछले क्लास के दौरान सिटी ऑफ उरूक का डिस्कशन किया था। ये जो सिटी ऑफ उरूक है उस वक्त की सबसे प्रोमिनेंट सिटीज़ में से एक थी। इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी कि हम उरूक को डायरेक्ट द सिटी कहा करते थे, द सिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उरूक सिटी है उस वक्त की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी और उस उरूक सिटी का एक रूलर था जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उस रूलर का नाम क्या था, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो उसी रूलर की कहानी को आगे यहाँ पर कंटिन्यू करके कहा गया है। अब देखिए हुआ ये था कि उरूक सिटी का एक रूलर था जिसका नाम था गिलगमेश, ठीक है, एन मरकर, जिसके बारे में हमने पिछली कहानी में पढ़ा था। उस एन मरकर के बाद में जिसने इस उरूक सिटी को रूल किया उस रूलर का नाम था गिलगमेश। और ये जो गिलगमेश नाम का रूलर था इसी को लेकर एक एपिक लिखा गया था जिसका नाम था गिलगमेश एपिक। और ये जो गिलगमेश एपिक है ये 12 टैबलेट्स पर लिखा गया था। पहले के ज़माने में इस प्रकार की रेक्टेंगुलर शेप की टैबलेट्स हुआ करती थी और इन टैबलेट्स के ऊपर हमें वहाँ की अर्लीस्ट स्क्रिप्ट्स मिली हैं। ऐसी 12 स्क्रिप्ट्स हमें मिली है। ऐसी 12 टैबलेट्स के अंदर गिलगमेश एपिक जो लिखा गया था उसमें गिलगमेश की कहानी लिखी हुई है। और उस कहानी में ये बताया गया है कि गिलगमेश एक बहुत ही ब्रेव रूलर था। उसने कई सारे बैटल्स फाइट किए और उसने बहुत सारे लोगों को अपने रूल के अंडर ले लिया था।
और उसका एक फ्रेंड था, हीरोइक फ्रेंड बोला गया है, जो कि बहुत ब्रेव था। प्रोबेबली वो भी उसके साथ में बैटल्स में फाइट कर चुका था। इस हीरोइक फ्रेंड के, गिलगमेश के इस फ्रेंड के मर जाने के बाद में गिलगमेश को बहुत बड़ा शॉक लगा और उसने उस शॉक से उबरने के लिए डिसाइड किया कि वो इमॉर्टेलिटी को गेन करेगा। वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ के निकालेगा जिससे कि वो अमर हो जाए, इमॉर्टेलिटी को गेन कर ले। और ये करने के लिए उसने पूरी वर्ल्ड को ट्रेवल किया अराउंड द रिवर्स। वो बहुत दूर डिस्टेंट लैंड तक ट्रेवल करता रहा। इमॉर्टेलिटी का क्या सीक्रेट है ये फाइंड आउट करने के लिए उसने बहुत मेहनत की, लेकिन इमॉर्टेलिटी तो कोई भी अचीव नहीं कर पाया। तो गिलगमेश को भी इमॉर्टेलिटी का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिला। तो एंड में वो थक हार कर वापस अपने सिटी उरुक में लौट आया। और जब वो अपने वापस सिटी में लौट आया तो ऐसा उस कहानी के एंड में लिखा गया है कि वो अपने जो उरुक सिटी है, उस उरुक सिटी की जो वॉल्स है, सिटी वॉल्स, वहाँ पर चलता रहता था और चलते दौरान ही टुक प्राइड इन दी सिटी वॉल्स। मतलब कि वो जो सिटी की वॉल्स बनी हुई थी वो फायर्ड ब्रिक की बनी हुई थी और उन फायर्ड ब्रिक से बनी हुई वॉल को देखकर उसे बड़ा प्राइड महसूस हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा। तो अगर एक रूलर अपनी वहाँ की सिटी वॉल्स को देखकर प्राइड महसूस करता है, सो दैट मीन्स कि उन्हें अपने सिटी से कितना लगाव होता था। और प्लस इसमें लास्ट पैराग्राफ में एक और लिखी हुई है, देखिए मैं लाइन यहाँ पे पढ़ता हूँ। गिलगमेश डज नॉट से दैट इवन दो ही विल डाई हिज sons will outlive him as a tribal hero would have done। उस ज़माने में जो ट्राइबल हीरोज़ हुआ करते थे, अक्सर वो एक बात कहा करते थे कि चाहे वो मर भी जाएं, उनके जो बेटे हैं दे विल आउटलिव देयर लेजेसी। मतलब उनके मर जाने के बाद में भी जो उनके बेटे हैं वो उनकी लेजेसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन गिलगमेश ने ऐसी कोई बात नहीं कही, बल्कि गिलगमेश ने तो प्राइड किस चीज़ में लिया? अपनी सिटी वॉल्स के अंदर। उसने अपने सिटी के अंदर इतना ज़्यादा प्राइड शो किया। ये हमें उन टैबलेट्स में देखने को मिलता है। सो एक्चुअली दिस इंसिडेंस इंडिकेट्स कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो रूलर्स थे, वो अपनी सिटी लाइफ को कितना ज़्यादा पसंद करते थे, उन्हें कितना ज़्यादा लगाव सा। सो दैट मीन्स कि वो लोग सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राइड लेते थे। उनके लिए एक बड़े गर्व की बात थी कि उन्होंने कितने बड़े सिटीज़ बनाए हैं। सो ये चीज़ हमें बताई गई है कि मेसोपोटामियम कल्चर के अंदर सिटीज़ का कितना ज़्यादा प्रोमिनेंस रहा है। तो ये चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार इस कहानी को वापस रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा, बट देन इट्स नॉर्मल एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं द लेजेसी ऑफ राइटिंग। मेसोपोटामियम कल्चर को हमने इतना ज़्यादा क्यों स्टडी किया है? बल्कि ये पूरी की पूरी जो थीम है, थीम 2, ये मेसोपोटामियम कल्चर के अराउंड ही बिल्ड की गई है। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि मेसोपोटामिया वो जगह थी जहाँ पर हमें राइटिंग इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म में मिली है। उन लोगों ने राइटिंग और स्क्रिप्ट्स के ऊपर इतना काम किया जो प्रोबेबली किसी और कल्चर में देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि मोहेंजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिनका बिल्डअप स्ट्रक्चर्स वगैरह इतने पॉपुलर है, वहाँ पर भी हमें राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलती। उस ज़माने में वो लोग कैसे लिखा करते थे उनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितना हमें मेसोपोटामिया के कल्चर के बारे में है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए इस टॉपिक का। वाइल मूविंग नैरेटिव्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओरली, साइंस रिक्वायर्स रिटन टेक्स्ट दैट जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स कैन रीड एंड बिल्ड अपॉन। देखिए, अगर कोई प्रकार का मूविंग नैरेटिव है, अगर एक कहानी है, तो ये कहानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओरली ट्रांसमिट की जाती है। मान लीजिए मुझे कोई कहानी मालूम है तो मैं ये कहानी ओरली किसी और को बताऊंगा, वो पर्सन उसको आगे से आगे ट्रांसफ़र करते रह सकता है। लेकिन ये कहानियों के लिए ये सिस्टम ठीक है ट्रांसमिशन का, लेकिन अगर साइंस की बात की जाए, साइंटिफिक फार्मूलाज की बात की जाए, साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात की जाए, तो इनका रिटर्न रिकॉर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाली जनरेशन्स, आगे आने वाले स्कॉलर्स को अगर ये साइंटिफिक नॉलेज हमें ट्रांसमिट करना है तो हम इसे ओरली ट्रांसमिट नहीं कर सकते, हमें ये रिटर्न में चाहिए होगा। तो इसीलिए मेसोपोटामिया का कल्चर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेसोपोटामिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट गेन की थी और वो अचीवमेंट थी साइंटिफिक अचीवमेंट। मेसोपोटामिया का कल्चर इकलौता ऐसा कल्चर कहा जा सकता है जिसमें उन्होंने इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज करी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरीज करी, उन्होंने ये साइंटिफिक फार्मूला, ये साइंटिफिक नॉलेज
आगे आने वाली जनरेशन्स और दूसरे कल्चर्स तक पहुंचाने के लिए उसका रिटर्न रिकॉर्ड भी रखा। उन्होंने बाकायदा टैबलेट्स के ऊपर ये सारा का सारा नॉलेज स्क्राइब्स के जरिए राइट किया ताकि आगे आने वाले स्कॉलर्स उनको पढ़ सके और वो इस नॉलेज को इनहेरिट कर सके। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है मेसोपोटामियन कल्चर्स की। यहाँ तक कि जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि उन लोगों ने अपनी जो टैबलेट्स थी उन टैबलेट्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूलाज बताए हैं, उन्होंने डिवीजन के बारे में बताया है, उन्होंने स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट्स निकालना यहाँ तक के फॉर्मूले समझाए हैं। उन्होंने कई ऐसे नंबर्स के स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स उन टैबलेट्स में डिपिक्ट किए थे, जो हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि वो लोग उस वक्त मैथ्स और साइंस के बारे में इतने ज़्यादा जागरूक थे, वो इतना ज़्यादा अवेयर थे कि इन चीज़ों को उन्हें आगे से आगे भेजना है। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाज गिवन एज, उन लोगों ने एक फार्मूला दिया था जिससे आप 2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आम तौर पर हम लोग 2 का जो स्क्वायर रूट है वो 1.41 मानते हैं। अब 1.41 एग्जैक्टली पूरा फार्मूला नहीं है, 1.41 के बाद में भी कई सारी डिजिट्स है। अब मेसोपोटामियन कल्चर्स के दौरान उन्होंने 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया था जो कि यहाँ बुक में दिया गया है, 1 + 24/60 + 51/60 स्क्वायर + 10/60 क्यूब। तो इस फार्मूले के बेस पर उन्होंने 2 का स्क्वायर रूट निकाला था 1.41421296। और आज हम लोग जब 2 का स्क्वायर रूट अपने मेथड्स से निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 1.41421356। तो एक्चुअली मेसोपोटामियन कल्चर आज से इतने हज़ारों साल पहले उन लोगों ने एक फार्मूले के बेस पर जो स्क्वायर रूट निकाला था वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट था। आज जो स्क्वायर रूट 2 का हमें मालूम है वो बहुत हद तक उसके एकदम क्लोज आ गए थे कैलकुलेशन में। सो दैट मीन्स उन लोगों को साइंटिफिक नॉलेज इतना ज़्यादा था, उन्हें मैथमेटिकल नॉलेज इतना ज़्यादा था कि वो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को उस ज़माने में भी कर पाए थे। इसके अलावा भी हमें नीचे दिया गया है कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर कंस्टिट्यूट्स फ्रॉम 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। उसके अलावा एक मंथ को 4 वीक्स में डिवाइड करना, बेसिकली एक ईयर को उन्होंने 12 मंथ्स में डिवाइड किया, एक मंथ को उन्होंने 4 वीक्स में डिवाइड किया, एक वीक को उन्होंने 7 डेज और एक डे को उन्होंने 24 आवर्स में डिवाइड किया। तो ये सारी चीज़ें जो आज हम लोग एज इट इज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं, इन कैलकुलेशंस को, इन टाइम रिलेटेड कैलकुलेशंस को उन्होंने उसी टाइम रिटर्न में डॉक्यूमेंट कर लिया था। उन्होंने पूरी वर्ल्ड को ये बता दिया था कि आप टाइम कैलकुलेशन इस बेस पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो सोलर और लूनर एक्लिप्सेस उस ज़माने में हुए थे, उस सिविलाइजेशन के दौरान जो भी सोलर और लूनर एक्लिप्सेस हुए थे, उन्होंने उसका टाइम रिकॉर्ड भी एज इट इज़ लिख दिया था। कौन से साल में, कौन से मंथ में सोलर और लूनर एक्लिप्सेस हुए थे, वो हमें वहाँ पर रिटर्न पोजीशन में मिल रहा है। सो दैट मीन्स वो लोग टाइम को लेकर, टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशंस को लेकर इतने ज़्यादा अवेयर थे। और उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग्स दी थी, वो फाइंडिंग्स बाद में रोमन एम्पायर में यूज़ की गई, रोमन एम्पायर से वो यूरोपियन कल्चर में एक्सेप्ट की गई। और एग्जैक्टली मेसोपोटामियन कल्चर में जो डिस्कवरीज हुई है वही डिस्कवरीज बाद में पूरी वर्ल्ड में आगे से आगे गई थी। सो दैट मीन्स कि अगर आज हम इन साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए, इन टाइम रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस के लिए किसी को क्रेडिट दे सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्रेडिट मेसोपोटामियन कल्चर को दिया जाना चाहिए। ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। दैट्स वाई इन्होंने इस पैराग्राफ का नाम दिया है द लेजेसी ऑफ राइटिंग। सो ये आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में ये बताया गया है कि मेसोपोटामियन कल्चर में ये जो भी अचीवमेंट्स हुई थी, जो भी राइटिंग को लेकर और अर्बन इंस्टीट्यूशंस को ये जो कुछ भी हुई थी, ये अचीवमेंट्स कभी भी इसका क्रेडिट मेसोपोटामियन कल्चर को नहीं जाता अगर उन लोगों ने इसे रिटर्न रिकॉर्ड में हमें नहीं दिया होता, अगर उन्होंने इन सब को डॉक्यूमेंट नहीं किया होता, उन्होंने अगर टैबलेट्स के ऊपर इनको रिटर्न फॉर्म में प्रिजर्व नहीं किया होता। जस्ट बिकॉज मेसोपोटामियन कल्चर में राइटिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी और वहाँ पर राइटिंग को इतना ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया गया था, यही वजह है कि आज हम लोग इस बात को जानते हैं, हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि मेसोपोटामियन कल्चर ही वो कल्चर था जिसने हमें इतनी ज़्यादा मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के बारे में उस ज़माने में बता दिया था। सो राइटिंग होने की वजह से मेसोपोटामिया को आज ये क्रेडिट दिया गया है। ये चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है, आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते
सकते हैं। मैंने समरी वाइज आपको सारी चीज़ बता दी है, इसीलिए आप ये मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो थीम 2 है वो मेसोपोटामिया के अराउंड बिल्डअप इसका सारा रखा गया है। इसकी स्टोरी वहीं पर चारों रिवॉल्व करती है, बिकॉज ये कल्चर था ही इतना ज़्यादा डिटेल्ड। इस कल्चर में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा मिले हैं कि हम वहाँ की सिटी लाइफ को इतना डिटेल में समझ पाए हैं। जबकि जैसा पहले इस चैप्टर में भी एक बार ये चीज़ बताई गई है कि हमें इनफैक्ट मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में भी इतनी चीज़ें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? जबकि वो कंटेम्प्रेरी माना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी मानी जाती है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके बावजूद हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में इतना नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त राइटिंग इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं थी। उन लोगों ने स्क्रिप्ट्स इतनी अच्छे से डेवलप नहीं की थी जितनी मेसोपोटामिया कर पाया था। दैट इज़ वाई आज वर्ल्ड हिस्ट्री को मेसोपोटामिया का इतना बड़ा एक प्रकार से गिफ्ट है टू द वर्ल्ड हिस्ट्री। इतनी ज़्यादा नॉलेज उन्होंने हमें दी है जस्ट बिकॉज वहाँ पर राइटिंग और सिटी लाइफ इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। सो ये एक्चुअली एक थीम है जो यहाँ पर सेट की गई है मेसोपोटामियन कल्चर के अराउंड। आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा। अब लास्ट में इसने इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्लीस्ट कि इसके अलावा भी हमें कई ऐसे एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी की गई थी। इसने 2 एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल है एन अर्ली लाइब्रेरी। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें बताया गया है जो एसेरियन किंग्स थे, उन एसेरियन किंग्स में से एक किंग था जिसका नाम था एस्सुरबेनिपाल। एस्सुरबेनिपाल नाम का जो किंग था, जो एसेरियन किंग्स की जो लीनिएज है उसका लास्ट रूलर था, उसने अपनी कैपिटल निनवे, उस कैपिटल के अंदर एक लाइब्रेरी का सेटअप किया था। द लास्ट रूलर ऑफ द एसेरियन लीनिएज ऑफ किंग्स, उसमें जो रूलर था एस्सुरबेनिपाल, उसने अपनी कैपिटल निनवे के अंदर एक लाइब्रेरी का सेटअप किया था, जिस लाइब्रेरी के अंदर उसने मेसोपोटामियन कल्चर से जुड़ी हुई ज़्यादातर टैबलेट्स को कॉपी करवाया था स्क्राइब्स से। जितनी भी टैबलेट्स उसको मिल सकती थी, चाहे वो टैबलेट्स किसी भी सेक्टर से जुड़ी हो, हिस्ट्री से, एपिक से, ओमेन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, पोएम्स, चाहे जिससे वो जुड़ी हो टैबलेट्स, उसने उन सब टैबलेट्स को एक जगह पर गैदर करवाया। जो उनमें से ख़राब हो रही थी उसने उनको अगेन कॉपी करवाया ताकि फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन उसको प्रिजर्व किया जा सके, और उस लाइब्रेरी के अंदर इनको सबको प्रिजर्व किया गया। सो दैट मीन्स कि मेसोपोटामियन कल्चर को आगे तक एसेरियन रूलर्स ने भी प्रिजर्व करने की कोशिश की थी। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया है जिसका नाम था नेबोनिडस। नेबोनिडस वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द इंडिपेंडेंट बेबीलोन। इस नेबोनिडस ने जब वहाँ पर एक बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि नेबोनिडस के जो मैन थे, जो उसके जो मिनिस्टर्स थे, एक बार वो लोग उसके पास में एक ब्रोकन स्टैचू लेकर आए, जिस ब्रोकन स्टैचू के ऊपर सैरगन, जो कि एक्केड का एक किंग था, एक्केड उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्केडियंस। तो ये जो एक्केड का एक सैरगन नाम का जो रूलर था, उसका एक ब्रोकन स्टैचू एक बार उसके पास में लाया गया, और नेबोनिडस ने उस ब्रोकन स्टैचू को प्रिजर्व करने के लिए उस वक्त जितने भी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे उन लोगों को बुलाया, और उन स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को उसने ये टास्क दिया कि इस ब्रोकन स्टैचू को रिपेयर करके अच्छे से इसको प्रिजर्व किया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए एक प्रकार का ये इनहेरिटेज प्रॉपर्टी हो जाए, ताकि आने वाली जनरेशन्स को मालूम चले कि इस टाइप का उनका हिस्टोरिकल पास्ट रहा है। तो नेबोनिडस ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में दिखाया। सो ये एक पैराग्राफ में उसने उसकी कहानी दी है। उसको ज़्यादा डिटेल में इन एग्जाम्पल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मोर कॉमन यहाँ पर ये थीम सेट की गई, हमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि मेसोपोटामियन कल्चर्स पे इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी होती रही है। लाइब्रेरी, इसका एक्सकेवेशन, और अर्ली ये जो नेबोनिडस का एग्जाम्पल है, जो एक अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर इसने एक एग्जाम्पल बताया है, ये आप खुद एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये चैप्टर यहीं पर आपका एंड होता है। थीम 2 हमारी अब कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे जो आपके कोर्स में है। तो ये जो थीम 2 है, मैंने आपको समरी इसकी काफ़ी हद तक बता दी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लाइन बाय लाइन आपको नहीं बता सका, बिकॉज हमारे पास टाइम का एक कंस्ट्रेंट है। हम जब ऑफलाइन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं इससे जुड़े और भी कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, और भी कई स्टोरीज़ है, वो मैं आपको क्लासेस के दौरान बताऊँगा। बट देन आप
मेरी समरी से आप यहाँ आइडिया लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या थीम एस्टेब्लिश की गई है। आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें स्कूल में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और बहुत ही जल्द मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो भी थीम रहेगी वो एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर बना दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।